हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ उत्तराखंड जीके के 40 सवालों का एक प्रैक्टिस सेट। आप लोग वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना। वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना इन 40 सवालों में आपका स्कोर कितना रहा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन आपको बताना है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया। कब दिया? 1 अप्रैल सन 2001 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, 1 अप्रैल 2001। ये जो योजना आयोग है ये बदल गया किसमें? नीति आयोग में। योजना आयोग का नाम कर दिया नीति आयोग। कब से? 1 जनवरी 2015 से। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य में ऐसे कितने ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते हैं। ऐसे ज़िले आपको बताने हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से और किसी देश से टच नहीं होती हो। 4 ऑप्शन है, 5, 3, 4 या फिर 8। कितने हो जाएंगे? 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। 4 जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य राज्य या फिर किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी और अल्मोड़ा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल हमसे कहता है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, उत्तरकाशी या फिर चमोली। हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक कहाँ है? चमोली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, चमोली में स्थित है हाथी पर्वत। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सूची 1 में नाम है और सूची 2 में स्थान दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेदिनी बुग्याल को। बेदिनी बुग्याल कहाँ है? चमोली में। हर की दून कहाँ है? उत्तरकाशी में। कासनी खर्क कहाँ है? रुद्रप्रयाग। माल देवता देहरादून। इस तरीके से हमने इनका भी मिलान कर दिया है। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, कौन सा आएगा? बेदिनी बुग्याल, जो चमोली जिले में स्थित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन है, ब्राह्मी, भीमल, झूला या फिर धुनेर। टेक्साल नामक रसायन किससे प्राप्त होता है? धुनेर से। धुनेर यानी ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी या फिर धौलीगंगा। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी अलकनंदा के साथ? कौन सी मिलेगी? कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नदियों के मिलन से यहाँ पर सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले रुद्रप्रयाग की। देखो, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नंदप्रयाग की, तो नंदप्रयाग में होगा अलकनंदा और नंदाकिनी का। ये सब सारी चीज़ें आपको याद हो गई। अब हम देखते हैं विष्णुप्रयाग की। विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी मिलेंगी? अलकनंदा और धौलीगंगा मिलेगी विष्णुप्रयाग में। इसके बाद कौन सा बचा? देवप्रयाग। ये तो आप सभी को पता है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलेगी? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी, जहाँ से आगे बढ़ेंगी फिर गंगा कहलाएगी। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी को राइट करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? जो गलत है वो आपको बताना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डोडीताल। डोडीताल कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक है। बेनीताल कहाँ है? चमोली। बासुकी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग। देवरिया ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर टिहरी ये सही नहीं है। कौन सा हमसे पूछा था? देवरिया ताल। तो देवरिया ताल कहाँ स्थित है? देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग जिले में। हमसे सवाल में पूछा था कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन बी युग्म गलत था। ऑप्शन बी को राइट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे पूछा गया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है। 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन आपको बताना है। किसको दिया है? गंगोत्री ग्लेशियर को दिया है जीवित प्राणी का दर्जा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है किसे?
वंदना सिंह, विजय जरधारी, शमशेर सिंह बिष्ट या फिर समरपाल सिंह। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विजय जरधारी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। अगला, फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? सवानी शेर, राहदारी, प्रभु सेवा या फिर तिहाड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को क्या कहते थे? तिहाड़ कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इसी को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा गया, नंदा राज जात यात्रा में, तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड तक की दूरी कितनी है? आपको बतानी है। कितनी है? 280 किलोमीटर। इसको आपको याद कर लेना है क्योंकि ये सवाल बहुत परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा गया है। अगला सवाल हम देखते हैं, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर किससे संबंधित है? उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढाकर संबंधित था। किससे? पर्यटन यात्रा से, साहसिक यात्रा से, धार्मिक यात्रा से या फिर व्यापार यात्रा से। देखो ढाकर किससे संबंधित है? व्यापार यात्रा से संबंधित है ढाकर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखो पहले क्या होता था, जब सामान बेचना होता था तो मंडियों की तरफ लोग जाते थे, उसमें सामान की गठरी अपने कंधे पर, सिर पर लाद के ले जाते थे, ठीक है ना। तो जो सामान ले जाते थे, व्यापार यात्रा के लिए जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? ढाकरी कहा जाता था, ठीक। और लंबी लंबी यात्राएं करके वो मंडियों में अपना सामान बेचने पहुंचते थे, तो उस यात्रा को ढाकर यात्रा कहा जाता था। उसी से यहाँ पर सवाल बना है, ढाकर किससे संबंधित है? तो ढाकर संबंधित है व्यापार यात्रा से, जिसमें अपना सामान वो ढोकर ले जा रहे हैं, इसीलिए इसको ढाकर यात्रा कहा गया है, ठीक है। जो अपना सामान लाद कर ले जाते थे मंडियों की तरफ, उन्हें कहा जाता था ढाकरी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। और अगला सवाल हमारे सामने पूछा गया, सन 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? कौन था आपको बताना है। चार ऑप्शन देखिए, राइट ऑप्शन आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। आप सभी को पता होगा कौन था? हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों राइट ऑप्शन। और इनके शासनकाल को ही ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल भी कहा गया, ठीक। एक सवाल बन सकता है, ब्रिटिश शासन का स्वर्णकाल किसके शासन को कहा गया? तो हेनरी रैमजे के शासनकाल को ही कहा गया था। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है, देखो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? अगर आपसे सवाल बने कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है, तब भी क्या सही होगा? हेनरी रैमजे। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? चार ऑप्शन है, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या फिर प्रद्युम्न शाह। किस राजा को जाता है वो आपको बताना है। किसे जाता है? प्रताप शाह को जाता है। ऑप्शन नंबर बी को सही करते हैं, अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, उत्तराखंड के परिक्षेत्र में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप ये किससे संबंधित है? कृषि व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था या फिर भू व्यवस्था। गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप, तराजू द्वीप किससे संबंधित है? ये संबंधित है न्याय व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। जो गोरखा शासनकाल था ना, उसके समय ये तीन तरह की न्याय व्यवस्थाएं थी, गोलाद्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप। इसको सही करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? चार ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है? अजय पाल को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। और हम बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, टांड कर वसूल किया जाता था किससे? बुनकरों से, स्वर्णकारों से, लोहारों से या फिर राजगीरों से। चार ऑप्शन है और राइट ऑप्शन आपको बताना है। टांड कर किससे वसूला जाता था? बुनकरों से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, टिहरी रियासत में पौंड टूटी किस प्रकार का कर था? एक सवाल बनता है, पौंड टूटी क्या है? तो आपको राइट करना पड़ता है ये क्या था? एक टैक्स, कर था। इसमें आपसे पूछा गया पौंड टूटी किस प्रकार का कर था? किस प्रकार का कर था वो आपको बताना है। आयात निर्यात कर था, ठीक है। पौंड टूटी क्या था? आयात निर्यात कर था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कालाढूंगी, खुटानी, रानीखेत या फिर बागनाथ। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? आप सभी को पता होगा, खुटानी, भीमताल, खुटानी में है, ठीक। खुटानी, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम सही कर लेते हैं। एक और सवाल बनता है, जो लोक संस्कृति संग्रहालय है ना, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको हमेशा के लिए क्या कर लेना है? याद कर लेना है।
यशोधर मठपाल ने करवाई थी लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना। जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसको सही करने के बाद अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? छोपती, झोड़ा, छपेली या फिर छोलिया। कौन सा ऐसा नाच है जिसमें गीत नहीं गाया जाता? किस में? छोलिया में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। और हम बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। डी शर्मा को जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है आपको बताना है? हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर, हिमालयी वनस्पतियों के विशेषज्ञ के तौर पर, या फिर संविधानविद, या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। डी शर्मा इनको जाना जाता है हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है देवी दत्त शर्मा को। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश काला, रमेश बेदी, जिम कार्बेट या फिर डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये किताब किसकी है आपको बताना है। किसकी है? जिम कार्बेट की है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम देखते हैं अपना अगला सवाल। निम्नलिखित में से ध्यानती एवं हरियाती का संबंध किससे है? जौनसारी, भोटिया, थारू या फिर राजी। जल्दी से अपना आंसर आपको देना है। निम्नलिखित में से ध्याती एवं हरियाती का संबंध किससे है? देखो, ध्याती और र्याती किससे संबंधित है? ये संबंधित है जौनसारी जनजाति से। जौनसारी जनजाति यानी ऑप्शन नंबर 1 में ही हमें देखने को मिलता है, और ऑप्शन नंबर 1 को ही हम क्या कर देते हैं? राइट आंसर कर देते हैं। देखो, जौनसारी जनजाति में क्या होता है? विवाह से पूर्व, ठीक, विवाह से पहले जो लड़की होती है अपने पिता के घर, तो उसे कहा जाता है ध्याती। उसके बाद जब विवाह के बाद विवाह के बाद लड़के को क्या कहा जाएगा? र्याती। ठीक, ध्याती कहा जाएगा विवाह से पूर्व, र्यांती कहा जाएगा विवाह के बाद। और ये शब्द संबंधित हैं जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ जाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपना आंसर दे रहे होंगे और देख रहे होंगे कि आपका स्कोर इसमें कितना बन रहा है। पूरे 40 सवाल तक आपको मेरे साथ रहना है और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि इन 40 सवालों में आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है ना? अगला सवाल देखो, डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में है? बताओ, डुंडा और मोरी, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत या फिर देहरादून। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं ना, ज़रूर कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन डाल दिया हो और प्रैक्टिस हम उसकी कर रहे हों। ये दूसरी क्लास है, इससे पहले भी मैंने एक क्लास बनाई है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें ऐसे सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं जो पुरानी परीक्षाओं में आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। तो अपना स्कोर आप जरूर देखना, ठीक है ना? पूरे के पूरे क्वेश्चन लगाना, लास्ट में देखना कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे जो सवाल हैं मैंने इंपॉर्टेंट ही इसमें डाले हैं। सवाल बताओ, डुंडा और मोरी तहसील किस जनपद में आती है? किस में आती है? आप सभी को पता होगा किस में आती है, बताओ। उत्तरकाशी में आती है। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? विलियम ट्रेल, गार्डनर, रेमजे या फिर जे.आर. ग्रीक। जल्दी आपको बताना है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने शुरू की? किसने शुरू की? जॉर्ज विलियम ट्रेल, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को दोस्तों हम सही करते हैं और हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या पूछा गया। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? ध्यान से आपको सवाल पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछा है? किसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा यानी ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है। ऑप्शन नंबर ए को ही हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर राइट ऑप्शन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। जो अल्मोड़ा का रेशियो है, 1000 लड़कों के पीछे कितना था? अल्मोड़ा का लिंगानुपात 1139 था। ठीक, 1139, 11,000 के रेशियो के साथ में 1139 का है। ठीक है, अल्मोड़ा का रेशियो सबसे ज़्यादा है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। एक सवाल अगर आपसे पूछा जाए, सबसे कम लिंगानुपात किसका है? बताओ। अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। देखो, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो हमने राइट क्या किया? अल्मोड़ा का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अब सवाल पूछ लिया किसका लिंगानुपात सबसे कम है, तो लिंगानुपात सबसे कम किसका है? हरिद्वार का है। हरिद्वार का लिंगानुपात सबसे कम है। कितना है? 880 था हरिद्वार का। ठीक, 1000 लड़कों के साथ में
जो अगर गर्ल्स का रेशियो देखा जाए तो 880। ये किसका है? सबसे कम हरिद्वार का है। वहीं अल्मोड़ा की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया 1139 सबसे ज़्यादा, 1000 लड़कों के साथ में 1139 सबसे ज़्यादा रेशियो अल्मोड़ा का। सबसे कम जो लिंगानुपात है वो किसका है? हरिद्वार का। कितना है? 880। अगर एक सवाल बन जाए कि पूरे उत्तराखंड के संदर्भ में बताओ कि उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है, तो उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? 963 है। 1000 लड़कों के साथ में 963 लड़कियां। ये रेशियो किसका है? उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। फिर अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आपको जल्दी से बताना है पाथा क्या है, बताओ। लंबाई मापने का पारंपरिक बर्तन, पानी पीने का पारंपरिक बर्तन, अनाज की मात्रा मापने के लिए, या फिर ऊन मापने का एक पारंपरिक बर्तन। पाथा क्या है बताओ, जल्दी से आपको आंसर अपना देना है। पाथा क्या है? पाथा है अनाज की मात्रा मापने का पारंपरिक बर्तन। ये ऑप्शन कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर सी में। अनाज की जो मात्रा होगी उसको मापने का जो पारंपरिक बर्तन है वो क्या होता था? पहले पाथा होता था। ठीक है ना? एक क्वेश्चन ऐसा ही आपने अभी आगे भी पढ़ा था। अगले सवाल की तरफ हम देखते हैं। अगला क्या पूछा गया? अगला आपसे पूछा गया गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज में भी आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है बताओ। यमुनोत्री में है, बद्रीनाथ में है, गंगोत्री में है, या फिर केदारनाथ में है। गरुड़ शिला का सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है। गरुड़ शिला कहाँ पर है? बद्रीनाथ में स्थित है। आप सभी ने पढ़ा होगा बद्रीनाथ, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो उसमें क्या था, पंचशिला के बारे में बात आता है ना, जहाँ पर हम बद्रीनाथ के आसपास पढ़ते हैं कि यहाँ पर पंचशिला भी हैं। तो उसको आप लोग याद कर सकते हो कि इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नरसिंह नारद ने गरुड़ के मार्क्स बढ़ाए। नरसिंह नारद ने गरुड़ के मार्क्स बढ़ाए। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इस तरीके से शॉर्ट में आप लोग याद कर सकते हो, कभी आप भूलोगे नहीं। मैं आपको एक बार जल्दी से लिख कर दिखा देता हूँ। नरसिंह नारद ने गरुड़ के मार्क्स, जल्दी से मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। देखो एक लाइन आपको याद कर लेनी है। जो गरुड़ शिला से सवाल बनाना बद्रीनाथ के पास है, तो पंचशिला का ही सूत्र आपने याद कर लिया। इस तरीके से ये जुगाड़ आपने बैठा लिया कि नरसिंह नारद ने गरुड़ के मार्क्स बढ़ाए। देखो बद्रीनाथ के पास कौन सी शिला है? नरसिंह शिला है, नारद शिला है, गरुड़ शिला है, मार्क्स से क्या है? मार्कंडेय शिला है, बढ़ाई से क्या है? बारह शिला है। इस तरीके से मैंने भी याद किया है, आप लोग भी कर सकते हो। अगले की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखो महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर आप सभी को देखते ही पता चल गया होगा कौन सा है? हनौल, हनौल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। अगला है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? जल्दी आपको कमेंट में बताना है, जल्दी कमेंट करो, यानी जल्दी अपना आंसर दो कि हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है। रोपाई गुड़ाई के अवसर पर गाया जाता है हुड़किया बोल, और कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है। आप सभी ने शायद सुना भी होगा हुड़किया बोल रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। आप लोग अपने आंसर लगाते रहना और लास्ट में देखना कि आपका स्कोर कितना है 40 सवालों में। अगला देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। देखो कथन को आपको पढ़ना है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगला है उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो दोनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। पहले मैंने पढ़ा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, ठीक है। और अगला कहा गया उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल भी हैं। देखो दोनों के दोनों सही हैं। क्या देखो दूसरा वाला कथन पहले कथन की व्याख्या कर रहा है? क्या पहले कथन दूसरे कथन से रिलेटेड है या नहीं है? तो आप लोग क्या राइट करोगे? आप लोग राइट करोगे ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता भी है। ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं और जो ए है वो आर की सही व्याख्या को भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल। देखो क्या कहता है। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है। किसकी? बायोडीजल के लिए उत्तराखंड राज्य में जेट्रोफा पौधे की खेती की जाती है। जेट्रोफा पौधा ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखा, इसी को राइट किया। बायोडीजल के लिए जेट्रोफा पौधा। अगला एबोट माउंट किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी या फिर नैनीताल। एबोट माउंट किस जिले में स्थित है आपको बताना है। कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हमसे क्या पूछा गया। उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द क्या है? जो अल्पना होती है ना, लोक कला अल्पना आप सभी ने देखी होगी, उसके लिए प्रचलित शब्द कौन सा है? आप सभी को ये देखते ही अंदाज आना चाहिए। एपण। एपण जो प्रचलित शब्द है हम किसे जानते हैं? एपण से जानते हैं। घरों में भी आपने एपण देखे होंगे। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखो
उत्तराखंड की लोक परंपरा के अनुसार कौन तीर और धनुष लिए हुए शिकारी देवता के रूप में जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन है, एरी, गोलू, सत्यनाथ या फिर गंगनाथ। इससे पता लगाओ। देखो, हाथ में तीर है और धनुष लिए हुए हैं, कौन से देवता हैं शिकारी देवता के रूप में वो जाने जाते हैं? कौन से हो जाएंगे? एरी। एरी को हम एड़ी भी कहते हैं, ठीक। एरी, एड़ी ये दोनों एक ही हैं। इन्हें जाना जाता है एक शिकारी देवता के रूप में, और तीर और धनुष लिए हुए ये होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सही करते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल या फिर रुद्रप्रयाग। कृषि योग्य भूमि सबसे कम किसके पास है? रुद्रप्रयाग जिले के पास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। अगला सवाल है, मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? किन किन को जोड़ेगा मुलिंगला दर्रा? उत्तरकाशी और तिब्बत को। उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है मुलिंगला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड का रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? बताओ, रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है उत्तराखंड में? उत्तरकाशी में, देहरादून में, अल्मोड़ा में या फिर रुद्रप्रयाग में? रेणुका देवी मेला कहाँ लगता है? उत्तरकाशी जिले में। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं, किसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दुधातोली श्रृंखला को। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, मेला और स्थल आपको दिए हैं, मेलों का आपका मिलान करना है सूची 2 से। देखो, आप सब इस तरीके से देखो, कूट नीचे दिया गया है, कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करें बग्वाल मेला। बग्वाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा में। तो 2 से कौन सा ऑप्शन शुरू है वहाँ आपको जाना है। 2 से ऑप्शन 1 ही शुरू है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा शुरू हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 3 1 4 वाला, ठीक। 2 3 1 4 हम इसको एक बार देख भी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बग्वाल मेला। बग्वाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा में। इसके बाद देखो मोस्टमानो पिथौरागढ़। इसके बाद चैती मेला काशीपुर में, गबलादेव दारमा में। इस तरीके से हमने मिला दिया 2 3 1 और 4। इस तरीके से दोस्तों पूरे 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, और आंसर कौन सा टिक किया हमने? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट था यहाँ पर ख़त्म होता है। 40 सवाल मैंने इसमें सिलेक्ट किए थे। अब आपको कमेंट में बताना है कि इन 40 सवालों में से कितने सवाल आपने सही किए थे, और इसके साथ ही आप लोग ये भी बताना कि ये जो सीरीज़ है मैं ला रहा हूँ ये आपको कैसी लग रही है। अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू भी आगे करता चला जाऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है, ये दूसरी वीडियो इस सीरीज़ की होने वाली है। पहली वीडियो में मैं 20 सवाल लाया था, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा बड़ा प्रैक्टिस सेट लाइए, तो 40 सवाल आपसे उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, तो पूरे 40 सवालों का एक नया प्रैक्टिस सेट मैंने ये तैयार कर दिया है। आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से करना। उन्हीं के साथ शेयर करना जो यूके पीएससी, यूके SSSC के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। बस 1 या 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई सुधार की ज़रूरत है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दे दूँगा। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।